तुम में से किसी ने देखा लेक्चर जो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने स्टार्ट किए? सारे ऐसे लेक्चर उसमें शेयर होते जाएंगे, ठीक है। आगे आ जा, इधर इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ जी। आज तेरा पहला लेक्चर इस क्लास में, तो टॉपिक ना बीच में चल रहा है। 30-40 मिनट्स के बाद नया टॉपिक आ जाएगा, पुराना तुझे करा दूंगा। नहीं तो मैंने तुझे कहा उस ग्रुप में आ जा 2-3 दिन, ताकि तेरा जो पुराने टॉपिक वहाँ, क्यों कल तुम लोग ना सारी छुट्टी में थे बारिश के कारण, सिर्फ एक आया था अर्ज, तो फिर उसको मैंने ऐसे डाउट से दूर कर दिए थे उसके। तो कल मैंने वहाँ पे ये चैप्टर स्टार्टिंग से करना है। 3 लेक्चर उधर लगा ले, बाकी इधर लगाते हैं, चल ठीक। और आज जो भी पढ़ाऊंगा इसकी टेंशन न लेना क्या पढ़ाया, नया थ्योरी पे जब करेंगे फिर। हमने स्टार्ट ना कर रखा था इस ग्रुप में चैप्टर साहिल, केमिकल बॉन्डिंग। ये कर रखा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट। अगर इसका थोड़ा सा आपको लॉजिक्स याद है तो याद है मैंने आपको पहले कराए थे सिर्फ नॉर्मल केस, चलो नॉर्मल कुछ नहीं बोला, मैंने आपको यहाँ पे केसेस कराए। याद है मैंने पहला केस BeF2, सेकंड कौन सा किया था BF3, थर्ड आपका किया था यहाँ पर CH4, लास्ट क्लास में फिर किया था PCl5। आगे भूल गया कौन सा किया था। PCl5 के बाद SF6, और इधर आखिर में कौन सा किया था IF7। क्लियर। इसके साथ फिर मैंने नीचे पे केसेस करने स्टार्ट किए थे। यहाँ पर याद करो केस किया था वाटर, यहाँ पर केस किया था NH3, और यहाँ पर मैंने अपना एक लास्ट केस किया था SF4। तो पहले तो अर्नब ऐसा अगर मुझे इनमें रिवाइज करा दे, ये 2 सीरीज क्यों बना दी, ऊपर वालों में और नीचे वालों में डिफरेंस क्या था बेसिक इन दोनों में। गुड। जो ऊपर थे, ऊपर सिर्फ क्या थे, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। और जब मैं ये नीचे वाले केसेस करने लगा था, इनमें बॉन्डेड भी और साथ में लोन पेयर आ गए। तो बॉन्डेड और लोन पेयर आने के कारण दीज आर हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री या इनके डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज आ गई। ये दोनों का अभी तक का डिफरेंस था। क्लियर। अब अगर पेपर में ना अभी भी मैं सिर्फ शेप्स क्लियर कर रहा था, इनके कोई गंदे से एग्जांपल्स पे नहीं गया, सिर्फ शेप्स क्लियर कर रहे थे। तो अब बताओ यहाँ तक एटलीस्ट शेप्स के लॉजिक क्लियर हुए। क्लियर। लास्ट केस ये किया था। इसके बाद ना लास्ट में मैंने आपको यहाँ पर बी याद है मैंने लिखा था बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कंसिडर कर रहे थे। क्लियर। लास्ट में मैंने आपको यहाँ पर 3 केस करा दिए थे। पहला केस कराया था अगर याद हो NH3, सेकंड केस किया था यहाँ पर वाटर, थर्ड केस यहाँ पर आपको करा दिया था SF4। क्लियर। अब फोर्थ एग्जाम्पल करें इसका, एक आपको घर के लिए दिया था, किसी ने ट्राई किया था ClF3, क्या बना था, किसी ने ट्राई किया था। आखिर में मैंने आपको ये घर से ट्राई करने के लिए दिया था ClF3। हाँ जी, किया था ट्राई, एक का आया ट्राई करके आप में से। हाँ जी, किसी ने, कितने लोन पेयर थे? हाँ, लोन पेयर 2 और बॉन्डेड पेयर 3। तो चल गुड, मीन्स 2-3 स्टूडेंट है जिन्होंने आप ट्राई नहीं किया था, तो किया करो ट्राई। हाँ जी वनीशा, किया था ये ट्राई घर पे? ये अभी स्टार्ट ही किया है, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ही लिखा है। अब देख चलो मुझे भी नहीं पता, करें फोर्थ केस। फोर्थ केस यहाँ पर जो मैंने आपको दिया था दैट वाज आवर ClF3। अब देखो अगर मैं तुम्हारी सेज में कर रहा होता, मुझे ना ये ऊपर वाली ज्योमेट्रीज आसान लगती थी, तो मैं पेपर में ClF3 का यही फिक्र बना के आ रहा था। खन्ना सर आपने तो कराया था 3 पेयर है, 360 को 3, 120 ये बना के आ गए। पर मैंने आपको टिप दिया था इनका कि पहले प्रिडिक्ट करो हाउ मेनी बॉन्डेड एंड हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो तुम लोग बताओगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 17। अगर मैं आपके स्कूल की ही कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, तो स्कूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2, 8 और 7। 287। अगर 287 था तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट क्या करता था, यहाँ करो BP, इधर LP, और इधर क्या फाइंड करता था TP, ये फाइंड करते थे। तो रिदम अब आप बता दोगे, जब ये बार वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बन गए, 3। तो दैट मीन 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, कितने रह गए बाकी, 4। 7 में से 3 यूज हो गए, 4 रह गए। 4 के लोन पेयर कितने बन गए, 2। तो यहाँ पर 2 टोटल कितने आ गए, 5। अब यहाँ पर बड़ी सी लाइन क्या बोलता था, इफ वी आर हैविंग ऑल 5 बॉन्डेड पेयर मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या था, एक ऊपर एक नीचे और बाकी ऐसे घूम रहे थे। क्लियर। पर इस बार कितने लोन पेयर है, 2। अगर 2 लोन पेयर है
तो हमें यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया। इधर मेरे पास क्या आ गया, Cl, इधर मेरे पास क्या आ गया, एक एफ, इधर सेकंड एफ और इधर थर्ड एफ। क्या कहता था, लोन पेयर पे रख दो हाथ, किशा लोन पेयर पे रख दो हाथ। अगर लोन पेयर पे हाथ रखा तो मेरे पास क्या ये बन गया, टी शेप बन गया। सो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव टी शेप। इस मॉलिक्यूल की शेप क्या आ गई, टी शेप। और ये एग्जांपल में अब कहाँ चला गया सीरीज में, मेरे पास इसके नीचे आ जाएगा ClF3, आ गया ClF3। तो पेपर में पता क्या होगा, कंपटीशन के क्वेश्चन में अगर हम लोग चले गए साथ ही, तो ये आपका बड़ा कॉमन है, ये आपको तीनों आ जाएंगे और स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो देखो इनकी मैं क्या क्या स्टेटमेंट बोल सकता था अगर इन तीनों के करते हैं। इन तीनों में BF3 हैज गॉट रेगुलर ज्योमेट्री एंड रिमेनिंग टू डिस्टॉर्टेड। लोन पेयर सबसे ज्यादा किस में आ गए, ClF3, BF3 में सबसे कम। तो पेपर में आ सकता तीनों को अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इनके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो अब बताओ, ये सबको ClF3 का शेप क्लियर हुआ, बना लो तभी आगे चलेंगे। और तुम लोग ना पता क्या, तुम सबके दिमाग में क्या घूमता, खन्ना सर ये एग्जाम्पल कौन याद रखेगा, ये कभी नहीं आया पेपर में। प्रेडिक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग सीसॉ शेप, आज तक नहीं आया। तुम्हें मॉलिक्यूल्स आएंगे, तुम्हें इनकी ज्योमेट्री और शेप्स को प्रेडिक्ट करना है। कभी ये एग्जाम्पल देखो मुझे पढ़ाते याद हो गए, इसका ये एग्जाम्पल है, इसका ये है। तुम्हें ये नहीं याद करना, तुम्हें बस इनके लॉजिक्स आने चाहिए, हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, और कुछ नहीं। ठीक, ये कर लो पहले, इसके बाद फिर नया केस उठाते हैं। लिख ले, स्टार्ट कर दिया। और पता क्या, यहाँ तक वो किया था ना, इसको नया चैप्टर यहाँ से कर ले। और उसके लिए इतने पीछे छोड़, यहाँ से स्टार्ट कर ले, हो जाएगा अब ClF3। हाँ जी वर्धन कर दूँ ऊपर, सबने सबने नोट किशा, अब बातें बंद। अब फिफ्थ केस पे आ जाए। फिफ्थ केस हमारे पास यहाँ पर जो आता है ना, दैट इज आवर जीनॉन F2। अब जैसे जीनॉन F2 लिखता हूँ, किसी के दिमाग में आ रहा है 10th क्लास तक क्या पढ़ा था आपने, नोबल गैसेस क्या था, इनर्ट। तो यहाँ पे तो इनर्ट गैसेस बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेने लग गई। तो मैं यहाँ पे इसलिए आपको कहता हूँ, जो 10th में पढ़ा ना उसका धीरे धीरे बैंड में जा देते हैं। पर देखो इनमें मैंने पकड़ा किसे, जीनॉन को। अगर आपको सीरीज याद हो, इधर आता था हीलियम, इधर आता था नियोन, इधर आता था ऑर्गन, इधर क्रिप्टॉन, इधर जीनॉन और इधर क्या था, रेडॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करते नहीं कंसिडर, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर। अब तुम लोग बताओ, नीचे जाने पर साइज, नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता था या डिक्रीज, इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज कर गया, मैंने आपको कहा था मुझे ना जनरल प्रॉपर्टीज में बस एक ही रिलेशन याद है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मुझे सिर्फ एक ये रिलेशन याद है। अगर ये रिलेशन याद है, आपने मुझे कहा इसका साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो फोर्स रिडक्शन वीक। दैट मीन इनमें से कौन है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जीनॉन। क्योंकि कहाँ बैठा प्योरिटी टेबल में नीचे। अगर तो बाकी हो गए कंपेरिजन में, ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है। अब इसे, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दैट मीन एक एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो ऐसे इलेक्ट्रॉन छीन सके, जो अटैक कर सके। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता था, डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज कर रहा था तो लास्ट वाला एलिमेंट जो यहाँ पे आ रहा है फ्लोरीन, उसके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, हाई। दैट मीन सिर्फ एक फ्लोरीन है जो जीनोन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों, फ्लोरीन का साइज क्या था, छोटा, एंड दिस वाज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसलिए सिर्फ नोबल गैसेज में जीनोन, और इधर से मैंने किसको पकड़ा, फ्लोरीन, 11th क्लास में। 11th क्लास में ना मेरे पास अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल घूमेंगे इनके, एक जीनोन F2, एक घूमेगा आगे जाकर जीनोन F4 और एक आखिर में जाकर घूमेगा जीनोन F6। 12th क्लास में इन सब के मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन है, इन सबको अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे अरेंज करना आ जाता है। अरेंज देम ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोन पेयर्स। तो देखो जो तुम बच्चों ने तो क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि जीनोन सारे नोबल गैसेज में से अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है। और दिएगा किसको, कौन छीनेगा इससे, दैट विल बी फ्लोरीन। क्यों, फ्लोरीन का साइज क्या था, सबसे छोटा एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आ जाएगा जीनोन का केस। अब ना मैं इसकी ज्योमेट्री क्या प्रिडिक्ट करूँ, शेप क्या प्रिडिक्ट करूँ, मुझे तो इसका एटॉमिक नंबर भी नहीं आता, कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता। तुम लोग बताओगे क्या लिखूँ जीनोन का, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखें।
हाँ जी, क्या लिखूं? ये तो अब आप सबको भी करा रखा है वर्धन। अगर मैं अपनी बात करूं, क्लियर, इतना तो ध्यान है, नोबल गैस है, नोबल गैस में इतना पक्का है, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? एस में 2 और पी में 6। अब मुझे पढ़ाई में बुरा हाल है, मुझे ये भी नहीं याद पहला एलिमेंट है, दूसरा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो मैं जीनोन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ NH2 NP6, लिख सकता था। एक बार नहीं सर, मुझे तो एग्जैक्ट बताओ। तो हीलियम, हीलियम के बाद क्या आता था? नियॉन, नियॉन के बाद ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन और फिर जीनॉन। ये क्या था? फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हमें पक्का है जीनॉन का बाहर वाला शेल का कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और 5p6 आ गया। ये सुन करना था, इसका एटॉमिक नंबर भी बता दो। मुझे नहीं आता एटॉमिक नंबर, मुझे वो मैजिक नंबर याद है, 2, 8, 8, 18, 18, इधर 32 और इधर क्या था? 32। तो हीलियम का 2 तो आ गया। अब आगे 8 ऐड किया 10, आगे 8 ऐड किया 18, आगे 18 ऐड किया 36, आगे 18 ऐड किया, तो आ गया एटॉमिक नंबर भी। इसमें जहाँ पे कहीं भूल भाल जाओ पेपर में तो थोड़ा याद करना, खन्ना सर ने लॉजिक क्या दिया था। तो मुझे लॉजिक क्या याद है? नोबल गैस, ये तो सबको याद रहता है, नोबल है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिटल एस है, दूसरा ऑर्बिटल कौन सा? पी है। अपने आप तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लॉजिक्स आ जाएंगे। क्लियर? अब बताओ, मैंने जीनोन की सारी कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट तो दे दिया। अगर कंसेप्ट दे दिया, अब मुझे ध्यान ध्यान है, अगर मैं जीनोन F2 कर रहा था, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो वैष्णवी अब आप कराना, मैंने यहाँ पर बीपी फाइंड करना है, एलपी फाइंड करना है और टीपी फाइंड करना है। कितने बॉन्डेड पेयर आ गए? गुड। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाकी कितने रह गए? 6। तो लोन पेयर कितने बन गए? 3, 3 लोन पेयर बन गए, टोटल 5। फिर वही बड़ी लाइन, क्या थी बड़ी लाइन? If we were having all 5 bonded pair of electron, molecule was said to have regular geometry। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या थी? ये। पर अब कितने लोन पेयर है? 2, 3। अगर 3 लोन पेयर तो एक आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। यहाँ पर जीनॉन, एक एफ ऊपर और एक एफ नीचे आ गया। क्या स्ट्रेट लाइन आ गई? स्ट्रेट लाइन को क्या लिख दिया यहाँ पर? दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव लीनियर। अब लीनियर और यहाँ पर ज्योमेट्री वर्ड नहीं, यहाँ पर वर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा? लीनियर शेप। तो दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट लीनियर शेप। तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन क्या आता है? वाई, यहाँ पर जो अभी ऊपर मैंने सीरीज लिखी है आपके साथ, ये वाई BeF2 is said to have linear geometry and xenon F2 is said to have linear shape। तो यहाँ पर मीन्स आज एक और ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर xenon F2 आ गया, xenon F2। और पेपर में आ जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर। किसी को याद हो, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें कितने आ गए? 3 लोन पेयर आ गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। सीबीएसई में आसान से आ जाएगा, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे सीरीज बना बना कर। क्लियर? तो कोई क्रैमिंग नहीं है, कुछ नहीं है इसके ना, शॉर्टकट्स भी है। वो जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब करेंगे, अभी नहीं, मैंने कोई शॉर्टकट बोला। अभी मुझे था कि बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाए, कैसे हम लोग इनकी ज्योमेट्री और शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरा सीबीएसई का कंसेप्ट हो जाए। कंपटीशन के लिए एक फॉर्मूला है, वो बाद में पकड़ लेंगे क्या। क्लियर? तो अब बताओ, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, जैसे आप बच्चों को ना सिंपल सा, आपको पैसे चाहिए, अगर मेरे जैसे पापा है तो बच्चे ना, मेरे बेटा दोनों मेरे से पैसे नहीं मांगते। उन्हें पता है पापा से पैसे मांगे ना तो क्वेश्चनों की लाइन लगा, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कौन जा रहा है, कब आओगे। तो मुझसे पैसे नहीं लिए, पैसे किससे लेके चले गए? मम्मा से। क्यों? उन्होंने आराम से दे दिए। ऐसे ही यहाँ पे जीनोन इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो इसे छीनेगा कौन? कौन छीनेगा? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या था? छोटा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले जा सकता है इजीली। ठीक। अब बताओ, ये सबको लास्ट एक केस और क्लियर हुआ, जीरोन F2 लिख लो पहले, जीरोन F2। तो अब बताओ, डिस्टॉर्टेड केस 3 आ गए। बस एक बार, पहला कौन सा आ गया? सीसो, दूसरा कौन सा आ गया? टी शेप, और थर्ड कौन सा आ गया? लीनियर शेप। तो AB4 और AB5 दो केसेस मैंने पूरे कवर करा दिए, AB4 और AB5। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इसी में अब कौन सा आ जाएगा? नेक्स्ट AB6 के डिस्टॉर्टेड केस आ जाएंगे। अभी करते हैं स्टार्ट होने। अब पूछ, वो जरूरी नहीं है,
वो नहीं, वो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लोन पेयर जब भी आएगा ना पिक्चर में, वो दूसरा एलिमेंट भी साथ आ रहा है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, इसलिए उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ऐसे। सबको बताओ समझ आ रहा है कैसे केसेस कर रहा था राशि? सबको? वैष्णवी सबको क्लियर? तेरा साथी फिर छुट्टी पे? चल। हाँ जी, गर्वित क्लियर हुए सबको? अदर क्लियर? तुम में से देखो लास्ट क्लास में जिसने टेस्ट छोड़ा था, 3-4 बच्चे तो लास्ट क्लास दे गए, अब 1-2 रह गए जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। वंश, अधर तूने स्टार्ट कर दे, नहीं तो क्या होगा, पेपर स्टार्ट है ना स्कूलों में, मेरे ख्याल अगस्त में है या जुलाई में ही है। और पता है क्या, जब वहाँ नंबर नहीं आएंगे फिर तुम्हारे मम्मी पापा के मुझे फ़ोन स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तक नहीं आए किसी के फ़ोन, क्या करा रहे हो क्या नहीं। क्लियर? घर में एबसेंट आ रहा है तब भी पेरेंट्स का फ़ोन नहीं आ रहा, और जब स्कूल में नंबर नहीं आएंगे ना फिर मुझे फ़ोन आएंगे, करना सर क्या किया इसका, क्या कहूँगा। हाँ, तो ना कर ऐसे। टेस्ट टेस्ट ना, देख इसको भी मैंने कहा 3 to 7 तो मैंने आना ही आना डेली, 3 से 7 तो कोई ना कोई क्लास रहती रहती है। सुबह भी कभी ना कभी रहती, शायद कल भी आना है, मैंने सुबह 10:30 कल भी आना है, तो मुझे पूछ कर, या फिर संडे को मुझे एमसीक्यू का टेस्ट बाद में चाहिए, बाकी सब ने तो देना एमसीक्यू का टेस्ट जिसने मिस किया। आप चाहे संडे को मुझे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पहले दे दो, तो पता क्या, देखो जब तक हम लोग एमसीक्यू का टेस्ट सीबीएसई नहीं देंगे, एमसीक्यू बड़े मुश्किल लगेंगे, वो तो फिर टाइम पास होगा टेस्ट करना। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव टेस्ट दो, सेकंड टेस्ट कंपटीशन बेस। ठीक, अब बताओ यहाँ तक केसेस सबको क्लियर? क्लियर? कितने केस कर लिए? 5। 5। अब 5 के बाद यहाँ पर 6 केस आ जाएगा। अब इनको स्टार्ट करने से पहले लॉजिक क्लियर करें कि मैंने डिस्टॉर्टेड केस किसके लेने हैं। अब नेक्स्ट आपका AB6। मुझे AB6 की ज्योमेट्री भूल गई, कैसे बनाता था? हाँ जी तेजस्वी का याद लगाए थे लेक्चर्स का नहीं है, तो बताएगी AB6 का जनरल स्ट्रक्चर ही भूल गया, कैसे बनाते थे, है ना? जब AB6 था, चल लॉजिक बनाते हैं। 6 बॉन्ड अगर एक प्लेन में कर दूंगा, पिटाई करेंगे, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, इसलिए एक बॉन्ड कहाँ कर दिया ऊपर और एक बॉन्ड कहाँ कर दिया नीचे, तो इसमें पक्का है एक बॉन्ड चला गया ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, बाकी कितने रह गए? 4। 360 को डिवाइड किया 4 के साथ, 90 डिग्री, तो प्लेन में कहाँ घुमा दिया इनको? एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री घुमाया तो एक भी, यहाँ पर आ गया सेकंड भी, यहाँ पर आ गया थर्ड भी, और यहाँ पर आ गया फोर्थ भी। ये आ गया, आ गई शेप ये। अगर ये ज्योमेट्री आ गई, इसको कहता था बुक में एक तो आसान नाम दे रखा है, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, पर इसका एक और नाम भी बोला था, वो भूल गया। चलो गुड, अगर वंश ऐसे बोलेगा तो। इसका क्या था, अगर मैं ये कर दूं तो स्क्वायर बन रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया? स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एक पिरामिड कहाँ बन रहा है वर्धन? ऊपर, और एक पिरामिड कहाँ बन रहा है? नीचे, तो स्क्वायर प्लेनर बाई बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और इस बार भव्य यहाँ पे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं मेरे पास? 6। क्लियर? स्क्वायर प्लेनर और बाई पिरामिडल आ गया। अब इसमें वर्ड एक मिल रहा है मुझे, बाई। उसमें ट्राई मिला था ना, इसमें बाई मिला। बाई से मीन्स स्ट्राइक कर देगा किसी को, दो डिस्टॉर्टेड केस। अब तुम लोग मैंने 2 लोन पेयर शो करने हैं, कहाँ शो करूँ 2 लोन पेयर? ये मॉलिक्यूल तो जनरल था, जनरल में ये शेप थी मेरे पास, ये 1 भी, ये सेकंड भी, ये थर्ड भी, और ये फोर्थ भी, तो एक भी ऊपर था और एक भी नीचे था। तो देखो मुझे ना शेप, ज्योमेट्री या शेप याद नहीं है राशि, मुझे यहाँ पे स्ट्राइक किया बाई है, दैट मीन 2 डिस्टॉर्टेड केस है, तो कहाँ रखूँ लोन पेयर? है ना? देखो अब सारे लगे मुझे लॉजिक देने, ऊपर और नीचे रख दूं, क्योंकि ये 4 तो स्टेबल बैठे हैं, इन 4 को क्यों डिस्टर्ब करना, ऊपर नीचे कर दे। अगर ऊपर नीचे किया तो मैंने देखो यहाँ पर नेक्स्ट केस आज ऐसा एक बनेगा, 1 भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, तो मैंने लॉजिकली ये बी ऊपर रख दिया, आप चाहे नीचे भी कर दो कोई फर्क नहीं है, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी शो करो। तो आपने लोन पेयर कहाँ कर दिया? इधर। अब काउंट करो इस केस में भी, बीपी, एलपी और टीपी कितने बॉन्डेड पेयर? 5। लोन पेयर एक, टोटल 6। अब इस पे हाथ रख दूं लोन पेयर पे, तो क्या रह गया? स्क्वायर प्लेनर तो अभी भी है, पिरामिड 2 है, एक अगर एक है तो मैं यहाँ पे बाई खत्म कर दूं, तो इसका नाम आसान नहीं आ गया? स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, और साथ में वर्ड क्या आ गया? पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर
पिरामिडल, और आगे वर्ड क्या आ गया, शेप, आगे स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। कुछ आसान लग रहा है टॉपिक, कैसे कर रहे थे, क्लियर। अब देखो किसी के तो साथ ही स्ट्राइक कर रहा होगा, ये आ गया एक शेप, और एक शेप और क्या आ सकती है मेरे पास, यहाँ पर ए 1 2 3 और 4, ऊपर भी लोन पेयर कर दूं और नीचे भी लोन पेयर। इसमें क्या लिखना था मैंने यहाँ पर, बीपी एलपी, और साथ में क्या करना था, टीपी। क्या लिखूं, बॉन्डेड, 4 लोन पेयर 2 टोटल। अब दोनों लोन पेयर पे हाथ रख दूं, क्या रह गया, स्क्वायर प्लेनर रह गया। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव, और ये ना अभी मैंने अपने 12th क्लास का जो ग्रुप स्टार्ट किया है, उनमें से किसी से पूछा, उन्होंने मुझे क्या कहा, कहते खन्ना सर 11th में तो हमें कोई स्क्वायर प्लेनर शेप कराई नहीं थी, जबकि ये जब आगे 12th में जाएंगे ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ पर फिर रिपीट होगा, पर 11th में यहाँ पर आता था ये, दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप। अब ध्यान में रह जाएगा, अगर ट्राई है तो डिस्टॉर्टेड केस 3 थे, यहाँ पे वर्ड आ रहा है बाई, तो बाई से मुझे याद रह गया यहाँ पर 2 डिस्टॉर्टेड केसेस है, दोनों डिस्टॉर्टेड केसेस कर दिए। अब फिर तुम में से एक खन्ना से ये क्या बना दिया, इनका करना क्या है, क्लियर करें इनके एग्जांपल्स, ये कर लो पहले, बना लो ये बीपी एलपी और टीपी। स्क्वायर प्लेनर, आर्नव लास्ट सब पढ़ा जा रहा है ना, हाँ जी आर्यन। तो आ गई है AB6 तक सारी शेप्स के कंसेप्ट। अब तुम इसे एक पता करना था इनके एग्जांपल्स क्या थे, क्लियर। एग्जांपल करने से पहले एक बार फिर वही सारी सीरीज बनाए जो भी तक बनाकर बैठा था तुम्हें मेरे साथ, ताकि याद होनी स्टार्ट हो जाए। पहला केस कौन सा कराया था, सेकंड, थर्ड CH4, नेक्स्ट PCl5, नेक्स्ट SL6, और इधर कौन सा किया था IF7। अब इसके नीचे कौन सा किया था H2O, इसके नीचे NH3, इसके नीचे ClF3, क्लियर। इसके नीचे और कौन सा किया था, NH3 के नीचे एक और ClF3, और इधर कौन सा किया Xenon F2। यहाँ तक तो केसेस कर लिए, सॉरी ClF3 को यहाँ से ये आ गए। अब देख रहा मेरा जो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल आएगा ना, एक आ जाएगा यहाँ पर Xenon F4, और एक मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा IF5, एक आ जाएगा मेरे पास IF5। इनमें दो मैंने ऐड कर दिए, एक Xenon F4 और एक कौन सा ऐड किया IF5। करें इनको भी एक एक करके, करें। कितने केस कर लिए थे, 5। अब ये नेक्स्ट कौन सा आ गया मेरे पास यहाँ पर, नेक्स्ट IF5। अब मुझे आयोडीन का भूल गया फिर एटॉमिक नंबर, आप बता दो, आयोडीन का भूल गया कितने, क्या ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर 7 है, अगर 7 है तो पक्का है S में 2 और P में 5, क्लियर। और क्या लिख सकता था इसको, NH2NP5। एक नहीं सर लॉजिक दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का क्या था सेकंड शेल 2s2 2p5, ये 3, ये 4, और ये क्या आ जाएगा 5। तो अभी पक्का है आयोडीन का आउटरमोस्ट शेल क्या आ गया 5s2 और 5p5। तुम में से खन्ना सर इसका एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर क्या था एस्टिटीन, इसको तो पकड़ा नहीं बीइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्लोरीन का मुझे याद था क्या था 9, सेकेंड पीरियड में आ गए। अगर 8 ऐड किया तो 17, आगे 18 ऐड किया 35, आगे 18 ऐड किया तो आ गया 53, क्लियर। मुझे ना ये चाहिए नहीं, ये उनके लिए था जिनको था नहीं सब मुझे एग्जैक्ट बता दो, नहीं तो सीधा लिख दो चाहे आयोडीन आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP5 या 5s2 5p5, बस मुझे यही चाहिए।
क्लियर। तो अब मुझे ऐसा कर अदर, अब आप कैलकुलेट कराना, बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और मुझे ये मॉलिक्यूल बनाना है, इसमें बीपी, एलपी और टीपी फाइंड करना है। कितने बॉन्डेड पेयर आ गए IF5 में? गुड। तो 5 बॉन्डिंग में आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो दैट मीन्स एक लोन पेयर, टोटल 6। अगर 6 है फिर वही बड़ी सी लाइन। If we are having all 6 bonded pair electron, molecule was said to have regular geometry। पर अब कितने लोन पेयर है? एक। आपकी मर्जी है, आप में से किसी ने क्या किया, यहाँ शो कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं, यहाँ शो कर दो। इधर मेरे पास क्या आ गया, आई। इधर मेरे पास 1F, 2F, 3F, 4F और 5F। लोन पेयर पे रखा हाथ, क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर, और पिरामिड एक रह गया। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। So this molecule is said to have square planar pyramidal shape। कुछ आसान लगे टॉपिक्स? कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसे जहाँ मर्जी शो, बस यहाँ नहीं शो कर सकता इन चार के बीच में। क्यों? क्योंकि ये चारों की सिमेट्री खराब कर देगा। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये? क्लियर पक्का? मैं थोड़ा स्पीड पे कराई जा रहा था लास्ट कैसे, मुझे लगा कि अब सबको समझ आ गया ये टॉपिक। क्लियर है? अगर ये क्लियर है, इसके बाद याद है 7th एग्जाम्पल मैंने अभी कौन सा लिखा था, जीनॉन F4। क्लियर। अब कोई तो सीधा मुझे जीनॉन का क्या था, बार वाला शेल 5s2 और 5p6। तो अब कौन रह गया जिससे मैंने पूछा? चल यश, अब आप बताना, बीपी, एलपी और टीपी फाइंड करने थे। तो इसके बार वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्डेड पेयर 4 आ गए। अब क्या हुआ नव्या, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 रह गए, तो लोन पेयर 2, टोटल। साहिल इतना एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कैसे कर रहा था ये कैलकुलेट? अगर ये कैलकुलेट क्लियर था तो अब एक ऊपर और एक नीचे, बाकी बॉन्ड ऐसे घूमने थे। क्लियर। अब लोन पेयर कहाँ घुमा दिया, एक ऊपर और एक नीचे। इधर मेरे पास जीनॉन 1F, 2F, 3F और 4F और वैष्णवी। अब इसका क्या आ गया मेरे पास, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर आ गई, स्क्वायर प्लेनर शेप। तुम्हारी बुक्स में ना यहाँ तक केसेस है। क्लियर। पर पता क्या, तुम्हारे स्कूल में कोई ना कोई टीचर अगर डाल दे, ये तो अगर आपको था कि खन्ना सर नहीं और बता दो, वो केस ना लास्ट वाला हर बार 12th क्लास में करते हैं। पर 4-5 साल से ना मैंने 11th में भी हिंट देना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ तक तो देखो AB6 तक के केसेस आ गए। AB7 का ना सिर्फ हमारे पास एक ही डिस्टॉर्टेड केस है, एक ही डिस्टॉर्टेड कैसा करे, उसके इसलिए ना वर्ड ज्योमेट्री शेप नहीं आता, उसमें एक नया नाम दे रखा है। तो अगर समझ आ जाए तो गुड, नहीं तो बस ये था कि लॉजिकली ये करा रहा था एक्स्ट्रा, कि तुम्हारे स्कूल में कहीं कोई टीचर ना डाल दे कि प्रिडिक्ट ज्योमेट्री और शेप ऑफ लास्ट मॉलिक्यूल, दैट इज जीनॉन F6। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा जीनॉन F4? ये मैंने अभी लिख भी दिया था, CH4 के। और CH4 के जाकर इधर एक पहले भी लिखा हुआ था मैंने साथ में, इधर कौन सा लिखा होता है इसके ऊपर पहले, SF4। इधर लिखा था SF4 और इधर मेरे पास कौन सा आ गया, जीनॉन F4। क्लियर। ये आ गई सारी की सारी सीधी सब। अब कौन सा रह गया, एक लास्ट रह गया केस, उसको मैंने ऐड कहाँ पे कर दिया, यहाँ पर इसके नीचे। इसके नीचे कौन सा आ गया लास्ट केस, जीनॉन F6। और तुम लोग अगर MCQ के क्वेश्चन साथ साथ ट्राई करोगे ना, ये F2, F4 और F6 ये बड़ी बार आ रखे, इनको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोन पेयर्स। अब करें लास्ट केस जीनॉन F6। क्लियर। कितने के लिए, 7 मेरे ख्याल नंबर, ये अब आप लोग देख लेना कौन सा रह गया लास्ट केस, जीनॉन F6। अब लास्ट तक आता तो मुझे सारा कुछ ही भूल गया, तो लो बताओ कैसे करूं। आउटरमोस्ट शेल 5s2 और 5p6, इसमें फाइंड क्या करना है मैंने, बीपी, इधर एलपी और साथ में फाइंड क्या करना है, टीपी। क्लियर। तो कितने बॉन्डेड पेयर आ गए,
6, 8 इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर 1, टोटल 7। क्लियर। इसके लिए ना मैं इसको कराता नहीं जल्दी, पर मुझे कहीं तुम्हारा किसी फ्रेंड ने करना था, मेरे फ्रेंड ने किया, आपने छोड़ दिया, नहीं तो इसकी ना ज्योमेट्री और शेप में डाउट्स आ जाते हैं। अब 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड का याद है मेरे पास जो रेगुलर स्ट्रक्चर था, मेरे पास जो रेगुलर स्ट्रक्चर था, रेगुलर स्ट्रक्चर ये था। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जीनॉन, इधर एक एफ, इधर सेकंड एफ, इधर थर्ड एफ, इधर फोर्थ और इधर फिफ्थ और इधर सिक्स्थ आ गया। अब एक लोन पेयर रह गया, तो वो लोन पेयर तुम्हारी मर्जी है, जहाँ मर्जी रख दो। अब में से एक आया खन्ना सर मेरी बुक में लोन पेयर यहाँ दिखाया, एक स्टूडेंट आया कहता नहीं सर आपने यहाँ बनाया था, मेरी बुक में तो यहाँ नहीं दिया, मेरी बुक में ये दे रखा है लोन पेयर यहाँ पर। इसे जहाँ मर्जी घुमा दो, हमें कोई फर्क नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी पे है, यहाँ शो कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जहाँ मर्जी शो कर दो, इससे कोई लेन देन नहीं था। ये था शेप ऑफ आवर जीनॉन F6। इसलिए इसको ना कोई नाम भी नहीं दिया, इसको नाम क्या दे रखा है बुक्स में हम लोगों ने, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ये मत मुझे पूछना क्यों नहीं नाम दिया, क्या नहीं दिया, तो मैंने अपने दिमाग में ये लॉजिक रखा है, 6 तो बॉन्डेड पेयर थे और 6 बॉन्डेड पेयर का रेगुलर स्ट्रक्चर बनता था, वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दिया क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। और आखिर में क्या था, लोन पेयर तुम्हारी मर्जी है, जहाँ मर्जी रख दो। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और अब अगर तुम में से किसी को ध्यान में हो, जीनॉन F2 किया मुझसे, एक किया जीनॉन F4 और एक मेरे पास किया जीनॉन F6। इसमें देखना जाके 3 लोन पेयर थे, इसमें 2 लोन पेयर और इसमें एक, तो आ गया डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे ये ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हारा एमसीक्यू का कॉमन सा क्वेश्चन था। तीनों को अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब बताओ पूरा टॉपिक क्लियर हुआ वेस्पर थ्योरी। इससे आपको कहा था 2-2.5 लेक्चर लग जाएगा इस पूरे टॉपिक को कवर करने में। क्लियर। और देखना जितने मैंने स्ट्रक्चर कराए, किसी को अगर मुश्किल लगे, जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन किया इसी पार्ट को फिर रिपीट करेंगे, सारा का सारा रिपीट होगा स्ट्रक्चर्स। क्लियर। अब क्लियर है सबको। अब देखो सीरीज के अगर वो जो ड्रॉ करके बैठा था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में, ये सीरीज कर ली थी मुझसे। क्लियर। अब इसमें बस मैंने इधर कौन सा दिखा दिया एक्स्ट्रा आपको, जीनॉन F6। क्लियर। अब पेपर में तुम लोग देखो, मैं आपको यहाँ पर ये CH4, ये NH3 और वाटर तीनों इकट्ठे डाल सकता हूँ। ये कॉपी में जाके देखना तीनों में कितने टोटल पेयर थे, 4 पेयर थे, सब में टोटल 4 पेयर थे। अगर टोटल 4 पेयर थे तो मैं CBSE में आसान सा क्वेश्चन कर सकता था, दो ऑल थ्री आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बट ज्योमेट्री और शेप्स आर डिफरेंट, गिव सुटेबल रीजन, है ना। तो क्या कर दूंगा, इसमें सारे बॉन्डेड पेयर थे, इसमें एक लोन पेयर था और इसमें 2 लोन पेयर थे, इसलिए इनकी सबकी शेप्स अलग अलग होनी स्टार्ट होगी। पहला कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन क्या कर सकता था, यहाँ पर आपको वाई बी ई एफ टू, इन तीनों पे क्वेश्चन, इन तीनों पे क्वेश्चन क्या डाल दूंगा, वाई बी ई एफ टू सेट टू लीनियर ज्योमेट्री एंड जीनॉन F2 सेट टू लीनियर शेप, या वाई वाटर इज सेट टू बेंड वी शेप। याद है इसका उल्टा वी किया था, बेंड वी शेप या इन्वर्टेड वी शेप। तो पेपर में रीजनिंग आ जाएगी, जिसको ये स्ट्रक्चर समझ आ गए इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट आ गया इन सबको, इसे अरेंज कर दो, इसे अरेंज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर इनका आ जाएगा CH4 और SF4, why one is said to have tetrahedral geometry and second is said to have seesaw shape, give suitable reason। तो तुम बच्चों को बता खन्ना सर आपने ज्योमेट्री करा दी, मैं रीजन क्या दूं। ज्योमेट्री तो रीजन था कि इसमें सारे बॉन्डेड पेयर है, इसमें 4 बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है, दैट्स व्हाई दीज आर हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्री और शेप्स। क्लियर। इसे ना इनके क्वेश्चंस बड़े बनते हैं। क्लियर। एक और यहाँ पे PCl5 और IF5 आ गया, या एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, अभी सिर्फ 11th क्लास के बेस में जितना पढ़ाया क्लियर करता, IL7 और ICl7, ये बड़ा कॉमन आ रखा है। बोथ कैन एग्जिस्ट, सिर्फ ये एग्जिस्ट कर सकता है, इसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसमें जाकर 5 बॉन्ड एक प्लेन में आ रहे थे, पर फ्लोरीन का साइज क्या था, छोटा है, तो रिपल्शन क्या थी, कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। पर Cl में 5 Cl सेम प्लेन में करने पड़ेंगे, ये एक दूसरे की पिटाई शुरू कर देंगे। तो दैट मीन जितना अभी तक पढ़ाया है उसको प्रॉपर वर्ड दे दो, तो क्या होता है वर्ड, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे इसे हम लोगों ने वर्ड बोल रखा है स्टेरिक हिंड्रेंस।
क्लियर। सिंस क्लोरीन इज बिगर इन साइज सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इज हाई। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है तो रिपल्शन ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी क्या थी कम। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली पता क्या, अगर और किसी को समझना स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, मुझे वो यहाँ से ना ISBT जाना था चंडीगढ़, सुबह जाना था 5 बजे, सुबह 5 बजे। तो तुम बच्चे चलो बड़ी कहो खड़ा, मैं तो 15 मिनट में पहुंचूंगा। मैं अगर 4 बजे भी निकला सुबह प्रभात के टाइम तो 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 1 घंटा लगा दिया तुम लोग खड़ना, मैं 15 मिनट में पहुंचूंगा। तो मैं स्लो चलाता हूँ, घंटा लग गया। अब तुम लोग बताओ, अगर मैंने शाम को 6 बजे जाना है और घर से 5 बजे निकला, अब पहुंच जाऊंगा? क्यों? ट्रैफिक आ गया। ट्रैफिक बेसिकली क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आ गई। पहले मैं बड़ा अच्छा मूव कर रहा था, अब बाकी गाड़ियां भी आ गई, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस था। जो मेरे आसपास बाकी चीज़ें आने लग गई तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट आ गया। तो क्लोरीन का साइज क्या था, बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसमें साइज बड़ा होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। अगर हिंड्रेंस बढ़ गया तो रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। दैट्स वाई। पर अगर तुम्हें से किसी को अगर एक और रीज़न थोड़ा सा समझ आ जाए, इसमें आयोडीन सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो आयोडीन की ऑक्सीजन रेट +7, इधर भी +7। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें एक रिलेशन करा रखा है Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। तो तुम लोग बताओ क्लोरीन का साइज क्या था, बड़ा। अगर साइज बड़ा है, इसके फोर्स सिलेक्शन क्या हो गया, वीक। सो क्लोरीन कैन नॉट टेक ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयोडीन। ये आयोडीन के सारे इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, कम थी। और फ्लोरीन क्या था, जो अभी आप पूछ रहे थे, फ्लोरीन वॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर ये Cl नहीं ले सकता। ये उनके लिए था जिनको होता ना, खन्ना सर पूरा समझा दो मुझे, नहीं तो ये कंसेप्ट आएंगे रिडॉक्स सेक्शन में। जब मैंने रिडॉक्स रिएक्शन करना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहाँ पे। इसलिए अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रख लो, क्लोरीन का साइज क्या था, बड़ा है, तो इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। दैट्स वाई ओनली IF7 कैन एग्जिस्ट एंड दिस ICl7 कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बताओ, इससे पूरी एक थ्योरी क्लियर हुई? क्लियर। अब याद करो जितना मुझसे अभी तक इस चैप्टर में किया है। सबसे पहले लेक्चर में कौन सा किया था? कोई पूछना है कोई डाउट, पूछ ले नव्या। आ गया। फिर मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ इसमें। एक आपको दे दिया SL6 और एक आपको दे दिया SCl6। अब बताओ ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? सेम रीजन आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या था, बड़ा। इसमें रिपल्शन आ जाएगी, दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट एग्जिस्ट। तुम्हारे ना इसलिए कंपटीशन में ये पेयर्स के क्वेश्चन बढ़े जाते हैं। क्लियर। इसलिए मैं आपको ना ये देखो पेयर की अभी ना करा था, आपको कहता दिसंबर में करते हैं। दिसंबर तक तो मैं यही भूल जाऊंगा इस थ्योरी में पढ़ा क्या क्या था। इसलिए ना चीज़ों को साथ साथ जैसे आपको दिया था ना। और ये नहीं है ये कंपटीशन में, ये CBSE के भी बड़े कॉमन क्वेश्चन है रिडॉक्स सेक्शन में। अभी नहीं आएगा बॉन्डिंग में, रिडॉक्स के बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, गिव सुटेबल रीजन। ये वहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो मुझसे जो पहला लेक्चर किया था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, 3 कंसेप्ट किए थे, आयनिशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ में लेटिस एनर्जी। उसके बाद फिर आंसू के बेस पे किया था कोवलेंट बॉन्ड में। आंसू के बाद फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट किए थे। फॉर्मल चार्जेस के बाद कौन सी आ गई पूरी डिटेल में, वेस्पर थ्योरी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट थ्योरी कर रहा हूँ ना, अभी तुम्हारे पास 12th का ग्रुप है, 12th के ग्रुप में आज निशा नेक्स्ट लेक्चर में इसी थ्योरी को मैंने वहाँ पे पकड़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज जो नया कंसेप्ट हमारे पास आएगा दैट इज स्टडी ऑफ वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको ना 11th क्लास में 2 कंसेप्ट के लिए स्टडी करना है, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये आएगा। एक बार इसे स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फैक्टर, एक बार इसे स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फैक्टर, और एक बार इसे स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। इसे 2 बेसिस पे स्टडी करेंगे, एक एनर्जी फैक्टर और एक कौन सा, ऑर्बिटल ओवरलैप। अब आप जो तीनों नए थे, यश, वर्धन और राशि, अब सबको मैंने फिलिंग ऑर्डर तो क्लियर किया था मेरे ख्याल है ना, 1:2 2:2 और 2p6 कंसेप्ट उनको यहाँ पर लाना यूज़ करेंगे। तो पता क्या होगा, ये एनर्जी फैक्टर और ऑर्बिटल ओवरलैप है। ये ऑर्बिटल ओवरलैप तो हमारा आगे ना बेसिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो 12th क्लास का यूज़ होगा कि ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कैसे करेंगे। तो ओवरलैप के कंसेप्ट यहाँ पे पहले मैंने लिखा है एनर्जी फैक्टर। क्लियर। देखो एनर्जी फैक्टर का सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर दो चीज़ें अप्रोच कर रही हैं,
अगर मेरे पास दो चीज़ें अप्रोच कर रही हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए, क्लियर, अगर मेरे पास दो एटम अप्रोच कर रहे हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर रहे हैं, डोमिनेट, पक्का है वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। पर हो सकता है मैं दो एटम्स को अप्रोच करूं, दो एटम्स को अप्रोच करने पे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ना बढ़े, उनमें कौन सा बढ़ जाए, रिपल्शन बढ़ जाए। अगर रिपल्शन बढ़ गया तो दैट मॉलिक्यूल विल नेवर एग्जिस्ट। तो इसके बेस पे ना तुम्हें ये नहीं आता व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीबीएसई का कॉमन सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेन H2 एंड He2 बोथ कैन एग्जिस्ट या ओनली वन कैन एग्जिस्ट। तुम्हारा सीबीएसई का या कंपटीशन में फिगर्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे इनके, एनर्जी फैक्टर्स शो H2 एंड He2 बोथ कैन एग्जिस्ट या ओनली हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट या ओनली हीलियम मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। मैं कहा शायद तुम लोग मुझे शायद अभी बता दोगे कि दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं H2 और He2। जितना अभी तक आपने 10th में पढ़ा या मुझसे पढ़ा, H2 तो एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हीलियम करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर, इसका तो डुप्लेट ही कंप्लीट है। तो भाई जहाँ तक अभी तक आपने पढ़ा 10th क्लास तक या मुझसे ऑक्टेट रूल भी किया है, इनमें पक्का है ये एग्जिस्ट करेगा और हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। और इसमें एक मैंने नया लॉजिक क्या दिया, जब ये एटम्स अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, या तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे या रिपल्सिव। तो इतना तो क्लियर हो रहा है, इनमें पक्का है हाइड्रोजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे और हीलियम में कौन से फोर्सेस बढ़ जाएंगे, रिपल्शन। अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़ा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या थी, कम। तो तुम्हें ना बस इनके फिगर्स ड्रॉ करने आने चाहिए कि इनके फिगर्स कैसे ड्रॉ करने टू एक्सप्लेन अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस इनटू पिक्चर। सिर्फ इनके फिगर्स ड्रॉ करने का कंसेप्ट है। नोट्स में ना मैंने आपको इनके सारे फिगर्स वगैरह भी दे रखे हैं, क्लियर। पहले बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एनर्जी फैक्टर क्लियर हुआ, और एक पता क्या होता है हमारे पास क्या होता है, तुम लोग कभी स्कूल में देखना मैग्नेट्स होते हैं ना आपके, अभी तक तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट भी करते हैं। पर कभी तुम लोग ना दोनों मैग्नेट्स को कुछ डिस्टेंस और पास लेके जाना, फिर वो अट्रैक्ट नहीं होते। वो मैं कहता हूँ डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस कैसे, वो ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाता है। जब भी ये अटैच होते हैं कभी भी हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी। जो तुम्हारी लैब में मैग्नेट पड़ा उसको करके देखना, कभी भी वो हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी। या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे। क्यों, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद तो रिपल्शन ही बढ़ेगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हर बार रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। तो मेरे पास ना स्टेबल मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब ये दो एटम अप्रोच कर रहे हैं और सपोज इस डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा थे। अगर इससे ज़्यादा और पास लाया तो कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्शन। तो ये बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट आएगा कि दो हाइड्रोजन के एटम अगर इस डिस्टेंस तक आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम। हियर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। तो स्टेबल बॉन्ड को नाम क्या दे दूंगा, बॉन्ड लेंथ, क्लियर। पर अगर उसके बाद उनको पास लाया तो दिस विल स्टार्ट रिपेलिंग। तो एक तो मुझे कहता है घनोदर हमें लैब में नहीं लेकर गए, ये नहीं लेकर गए, वो नहीं लेकर गए। तो पता क्या, तुम बच्चे बड़े वो रखते हो मैग्नेट्स कैप्सूल शेप के, अगर मैं रखता था शायद तुम्हारे पर, नहीं तो देखना वो, नहीं तो आप वीडियो पे देख लेना, दो मैग्नेट्स लो कैप्सूल शेप के, उनको ऊपर फेंको, वो स्क्रॉल करते हैं एक दूसरे पे। अभी कभी भी वो ऐसे नहीं मिलेंगे, कभी भी देखना वो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे। कभी भी हेड ऑन नहीं मिलते। क्यों, हेड ऑन का लॉजिक ही यही था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, रिपल्सिव। तो ये ना तुम लोग शायद फिजिक्स में करोगे। मैंने अभी तुम्हें क्या कराया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कराया है ना। पर जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं ना, ये तुम लोग शायद फिजिक्स में करोगे, वो आर रेज़ टू द पावर 6 पे घूमते हैं। रिपल्सिव दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद तो पक्का है रिपल्सिव फोर्सेस ही डोमिनेट करेंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस थे अप टू आर स्क्वायर। उसके बाद अगर उनको और पास ले आया तो पक्का है वहाँ पे रिपल्शन ही डोमिनेट कर जाएगी, तो वहाँ पे स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो मेरे दो एटम सिर्फ उस डिस्टेंस तक पास आएंगे जहाँ तक उनके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या थे, मैक्सिमम। तो मैं ना इसलिए दे रहा था क्योंकि सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन आएगा, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ दीज टू। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, इसका ग्राफ आ जाता है, तुम्हें ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको पहले लॉजिक दे रहा था, दो एटम्स अप्रोच करेंगे या तो अट्रैक्शन डोमिनेट या रिपल्शन। जहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट किया वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर तुम बच्चों ने देखा लड़ाई झगड़ा किस में होता है, जो सबसे क्लोज है ना, जिसकी कोई बनती नहीं, पहले पहले ही नहीं है वो। और लड़ाई झगड़ा मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो लड़ाई झगड़ा किस में होता है, जब हमारी बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप है। कि क्लोज फ्रेंडशिप में हम लोग क्या एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगते हैं, पर हर किसी की कोई ना कोई जोन तो है जिसमें वो चाहता है कि कोई और एंटर ना करे, है ना। तो वो जब उस जोन में आप एंटर कर जाओगे तो रिपल्शन ही डोमिनेट करेगी। ऐसे याद कर लो, होता नहीं है लड़ाई झगड़ा उन्हीं में होता है जो बड़े क्लोज है। जिनमें पहले नहीं बन रही वो कहाँ से लड़ाई झगड़ा करेंगे, होगा किन में, जो बन रही है। और होता क्यों है, क्योंकि वो इतने पास आ गए कि एक दूसरे को क्या उन्होंने दिया ही नहीं।
उनको इंटरफेरेंस शुरू होगी तो फिर आगे में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ही हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा के बेस पे आ गया। यही कंसेप्ट आज मैंने सारा कंसिडर करना है। आप सोच रहे हो सारे होता है ऐसा कि नहीं? शुक्र है किसी को ठंड भी लग रही है। बंद कर दूं या चलता रहे? चल, आज मौसम थोड़ा ठीक हो गया ना इसलिए। अब बताओ यहाँ तक लॉजिक्स क्लियर हुए? अब तुम में से ना एक को अभी विदा करना था, क्या बोल रहे हो, दो में लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हो गया, ये पढ़ाना है हमें। मैंने ये नहीं पढ़ाना था, मैंने तो आपको सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन का कंसेप्ट देना था। आज तुम्हारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे सबसे पहला लिया फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये ना मुझसे आराम से फिगर समझ लेना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा था, कहोगे बड़ी बार रिपीट भी कर दूंगा। क्लियर? यहाँ पे देखो मुझे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन याद है, क्या थी? 1s1। और 10th क्लास में क्या लिखते थे? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? इससे देखो एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ए होता तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन बी लेता, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s1। उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगी। अगर ये 1s1 आएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से इनका फिगर अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया मैंने, ये हाइड्रोजन एटम ए आ गया। यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रॉन भी शो कर दूँ, ये वाला, और ये इसका इलेक्ट्रॉन शो कर दूँ। तो दैट मीन ये मेरे पास क्या था? इसका न्यूक्लियस ऑफ ए, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऑफ ए आ गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है ना? लॉजिकली यही है हाइड्रोजन का कंसेप्ट। अगर 10th क्लास का किसी को याद हो, जिसने मुझसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया, ये न्यूक्लियस है और इसके ऐसे शेल्स थे, इन शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर दूसरा कंसिडर करता, बी, न्यूक्लियस ऑफ बी, और इसका यहाँ पर ले लूँ इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होगा? ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये दोनों दूर थे, सिर्फ यही अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। अब ये दोनों एटम क्या है, एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, एक दूसरे को अप्रोच करने लगे। तो जैसे ही अप्रोच करेंगे क्या होगा? मेरे पास यहाँ पर एक नया अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। नया अट्रैक्टिव फोर्स क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? इधर अट्रैक्ट हो गए। अब तुम लोग बताओ, ये अट्रैक्ट तो हो गए, कोई रिपल्शन भी आ रही है, एक रिपल्सिव फोर्स भी आ रहा है। कौन सा रिपल्सिव फोर्स आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल और ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तुम्हारी बुक में सिर्फ ये फिगर बना था, मैंने आपको लॉजिक दे दिया ड्रॉ करने का। अब तुम लोग काउंट करो, ये लिखना मत पेपर में, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए है। तुम्हारी बुक में ये फिगर तो बना है, उसमें उन्होंने एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड को क्लियर करते हैं। अब काउंट करो अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने आए, न्यू और ओल्ड दोनों, न्यू और ओल्ड दोनों। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स था, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स था, दो, ये तीन और ये चार, चार अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए। रिपल्शन टू। तो दोनों जब पास आ रहे हैं, कौन डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। अगर अब तुम लोगों ने प्रदीप उठा ली ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 2-3 पेज उसने पहले भर दिए, वो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो बस एक सिंपल सा लॉजिक था कि अगर ये अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से डोमिनेट कर रहे हैं या रिपल्सिव। तो जैसे ही मैंने ये फिगर ड्रॉ किया, मुझे पक्का है ये और ये अट्रैक्टिव फोर्स थे, ये और ये भी क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स था, और ये रिपल्सिव थे। तो दैट मीन कौन डोमिनेट कर रहा था? अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे तुम्हारी बुक्स में ना ये नंबर नहीं दिए, तुम लोग भी नंबर मत देना पेपर में, नहीं तो टीचर कहता है कहाँ से काउंट किए, क्यों किए, किसने कराया, क्या पढ़ा दिया तुम बच्चों को। तो उसे लिखो ना, सीधा बुकिश लैंग्वेज पे आ जाओ। क्या था? when these two hydrogen atoms approach, magnitude of attractive forces dominate, that's how we get formation of stable bond between hydrogen। इसलिए हाइड्रोजन में पक्का स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। ये था हमारा पहला कंसेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो पहले ये बना लो फिगर, और इनका ना लिख लेना, ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेज है और ये भी मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और ये जो दोनों बीच में दिखाए मैंने, ये दीज आर आवर रिपल्सिव फोर्सेस। ये मेरे पास यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस है।
राशि मुझे क्यों लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? आज तबीयत ठीक है तो आज इतना शांत बैठी तब पूछ रहा था, समझ आ रहा है पक्का ना? साहिल तुझसे अब पूछ सकता हूँ, ये तो टॉपिक क्लियर हो रहा है। करना था उस ग्रुप में बातें बड़ी कर लेता था, हाँ यहाँ पे बातें कहाँ करूँ? साहिल मेरे साथ करनी शुरू कर दे, ठीक है? ये ना दूसरे ग्रुप में आता है और सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे ज़्यादा। कभी इसको तंग करेगा, कभी उसको करेगा, कभी पीछे वाले को। आज शांत बैठा है। ये सारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला फैक्टर कौन सा लिखा है? एनर्जी फैक्टर। ये एनर्जी फैक्टर में आ गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एनर्जी फैक्टर। सबको समझ आया फिगर के बेस पे? ये दो बुक्स में एग्जांपल ही दो रखे हैं, दे रखे हैं एनर्जी फैक्टर, एक H2 और एक He2। क्यों देखना, अभी He2 ड्रॉ करूंगा ना, आप कहोगे खन्ना सर ठीक है इस पे रोक दिया, क्यों? अभी ये फिगर बड़े आसान थे। आसान कैसे थे कि इनमें बड़े आसानी से बन गए। अब उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये फिगर बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। इसलिए वहां पर मैंने अट्रैक्टिव फोर्सेज अलग कर देने और रिपल्सिव फोर्सेज अलग कर देने हैं, क्योंकि उनमें उनमें फिगर, इसलिए थर्ड पे चला गया तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। इसलिए 2 ही एग्जाम्पल है बुक में, H2 और एक He2। कर दो ऊपर, इसका लिख लो फिर, मुझे ब्रेक मत बस लगवाना। एज टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच, एज टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच, it is clear from the figure, it is clear from the figure that magnitude of attractive forces, magnitude of attractive forces dominate, magnitude of attractive forces dominate, and and stable bond formation, and stable bond formation takes place, and stable bond formation takes place। पेपर में ना ये कभी मत लिख कर आना जो मैंने लिखा है, इधर देखो, ये कभी मत लिख कर आना फोर्सेज 4 है और 2, क्यों? ये किसी बुक में नहीं दिए, फिर तुम्हारा टीचर ही तुम्हें कंफ्यूज करा कहाँ से आए, क्यों आए, किसने लिखवाया, प्रदीप में नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। इसलिए मैंने आपको बुक की लैंग्वेज बता दी, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट के कारण कहाँ से, मुझे इस लॉजिक से क्लियर हो गया। क्लियर? अब देखो इस सारे कंसेप्ट को फिगर पे, ग्राफ पे क्लियर करें, क्योंकि सीबीएसई में तो क्वेश्चन यहीं पे रुक गया। अब देखना इसका, जब मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे कर दिया, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर ली। मानते हो इधर जा रहा हो तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और अगर नीचे मूव करूंगा तो क्या आ जाएगी? वैल्यू नेगेटिव। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड प्रॉपर लिख दिया, इंटर इंटर न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया यहाँ पर, यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका मैंने यहाँ पर एरो भी दिखा दिया। क्लियर? अब तुम लोग बताओ, जब 2 हाइड्रोजन के एटम दूर थे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थे या रिपल्सिव? जब 2 हाइड्रोजन के एटम दूर थे, ना उनमें अट्रैक्टिव थे ना रिपल्सिव, क्यों? दोनों एक दूसरे से दूर बैठे थे, तो दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ऑलमोस्ट जीरो। जब 2 एटम दूर है, ना तो वो अट्रैक्ट कर रहे ना रिपेल कर रहे, दैट मीन उनका पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो। अब मैंने हाइड्रोजन का पढ़ लिया, जब ये हाइड्रोजन के एटम दोनों अप्रोच करते हैं, कौन से फोर्सेस बढ़ रहे थे? अट्रैक्शन के। अगर अट्रैक्शन के बढ़ रहे थे तो पक्का है दिस एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ये एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या कहा था आपको, कौन सा डोमिनेट करेगा फिर? रिपल्शन। तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी।
मेरे टाइम में ना बुक में प्रॉपर नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी वेल डायग्राम। अब इसका मैंने वेल डायग्राम कहीं नहीं पढ़ा, और ये डायग्राम अभी भी बुक्स में है। ये तो हमारे टाइम में इसको नाम देते थे पोटेंशियल एनर्जी वेल डायग्राम। क्लियर, ये डायग्राम का कंसेप्ट आ गया। और तुम्हें से जिसको अब समझ आ रहा है, इस डिस्टेंस पे पक्का है मेरे पास स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी, इस डिस्टेंस पर स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ना ये जो डिस्टेंस फॉर हाइड्रोजन एटम आता है, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 74 पिकोमीटर। ये डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 74 पिकोमीटर। इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड अभी तक ऐसे पढ़ा रहा था, है ना। अब मैं लिख सकता था यहाँ पर, ये कंसेप्ट क्या था, दिस वॉज आवर बॉन्ड लेंथ। ये मेरे पास बॉन्ड लेंथ थी, और बॉन्ड लेंथ पक्का है यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम, दिस विल बी 74 पिकोमीटर। तभी इस डिस्टेंस को मैं वर्डिंग दे सकता था 74 पिकोमीटर। तुम्हें ये नहीं याद करना 74, ये तो मैंने दिया है पेपर में, मैं पूछूंगा आपसे ये। क्लियर, तो ये 74 पिकोमीटर तक क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन एटम ने एक दूसरे को अप्रोच किया और अट्रैक्टिव डोमिनेट किया। पर अगर 74 से 71 पे भी गया, 71 कौन सा डोमिनेट कर गया, रिपल्शन। जैसे रिपल्शन बढ़ा तो एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी, तो दैट मीन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई। ये अभी तक ना जितना मैंने पढ़ाया भव्या, ये सीबीएसई का आसान सा क्वेश्चन था। डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर, ये तो आ गया एज सच। अब बताओ सबको ये ग्राफ क्लियर हुआ कैसे बनाया। ये देख क्या हुआ, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस आ गया इतना 74 पिकोमीटर। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ना आगे मैंने आज नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आएगा बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन। वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू टू न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स व्हिच फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब क्या था, इस 74 पिकोमीटर तक तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ने डोमिनेट किया है, पर जैसे इससे और पास लाया, अब कौन डोमिनेट कर गया, रिपल्शन। तो रिपल्शन बढ़ गया, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी कम होती गई। यानी दो हाइड्रोजन एटम पक्का है अप टू 74 पिकोमीटर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। क्योंकि देख पहले एनर्जी क्या थी, स्टार्टिंग में पक्का जीरो है। अगर जीरो, जब ये एटम अप्रोच करेंगे कौन सी एनर्जी बढ़ रही थी, अट्रैक्टिव, तो पक्का एनर्जी डिक्रीज करती गई। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कौन डोमिनेट करना था, रिपल्शन। ना देख मैंने ऊपर इन्फिनिटी पे छोड़ दिया ऐसे। इन ग्राफ को ना पढ़ने के मेथड होते हैं, ये मुझे यूनिवर्सिटी में समझाए थे टीचर्स ने। ये ग्राफ तो मैंने बना दिया, तुम लोग बताओ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, इधर से। इसलिए ना ग्राफ को पढ़ने के मेथड्स हैं ये। मुझे सच बताओ, मुझे यूनिवर्सिटी में टीचर ने समझाया था, कहते संदीप ग्राफ तो सारे बना लेते हैं, इनको पढ़ने का लॉजिक है। अब देखो मैंने आपको समझाना कहाँ से स्टार्ट किया, दो हाइड्रोजन के एटम लिए थे, कहाँ बैठे थे, दूर बैठे थे। जब दूर थे ना एनर्जी रिपल्शन था, ना एनर्जी रिपल्शन, ना अट्रैक्शन था। तो इसलिए मुझे ग्राफ को यहाँ से पढ़ना है, इधर से नहीं पढ़ूंगा, इधर से तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इधर से ये ग्राफ समझ आना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे दोनों एटम पास आने लगे, कौन डोमिनेट कर रहा था, अट्रैक्टिव फोर्सेज, तो इसकी एनर्जी क्या डिक्रीज करती गई। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या था, रिपल्शन बढ़ गई, तो फिर वो ऊपर बढ़ गई। इसने ना ग्राफ को, ये यूनिवर्सिटी में आदत डाली थी टीचर ने। वो हमारे सर ना बड़े अच्छे टीचर थे, वो ग्राफ बना के बैठ जाता था, सात आठ ग्राफ आके फिर बना पूछता था पढ़ना कैसे, तुम लोग बताओ ग्राफ को कहाँ से पढ़े। तो ये ग्राफ को पढ़ने के लॉजिक्स है। तुम्हारे से यहाँ पहला ग्राफ आया मेरे ख्याल आज, है ना। आगे 12th में बड़े आएंगे ग्राफ्स, तो ग्राफ वहाँ पे भी पढ़ने के लॉजिक्स बनाएंगे कैसे है। क्लियर, इसे हर बार मैंने, हाँ कहाँ, राइट टू लेफ्ट ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट पढ़ लिया। अब बताओ सबको क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, तुम्हारे ना कंपटीशन में ये कुछ भी नहीं आया। उन्होंने क्या कर दिया, तुम्हारे पास पेपरों में ये ऐसे कर दिया, यहाँ पे आलसी बढ़ाऊँ IND लिख कर छोड़ दूँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ पर क्या था, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ऐसे था। उन्होंने क्या किया, तुम्हें ना तीन चार ग्राफ दे दिए, ऐसे करके तीन चार ग्राफ दे दिए, और इनको नंबर डाल दिया मैंने। ये ग्राफ मेरा A है, ये ग्राफ B है, और ये ग्राफ मैंने कर दिया C। ऐसी है ना, हाँ यही है। अब तुम लोग बताओगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना रहा है, A B या C, विच इज फॉर्मिंग स्टेबलेस्ट बॉन्ड। और मैंने खिचड़ी से इसलिए बनाई, ये मत सोचना खन्ना ने गलती से बना दिया, हम लोग पेपर में ही ऐसे देंगे। मैंने खिचड़ी से बना के दिया, देखो A बड़ा अच्छा ग्राफ दिया है, B का मैं डिप नीचे ज्यादा ले गया, और C की मैंने डिप यहाँ तक की है ना। अब तुम लोग बताओ कौन स्टेबल बॉन्ड बनाएगा ABC में से। हाँ जी,
ए तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक टिप दे रखा, क्या दे रखा है, लेसर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। तो कहाँ पे एनर्जी सबसे कम लग रही, बी में नहीं लग रही, बी में लग रहा है। अगर बी में लग रहा है दैट मीन बी विल बी फॉर्मिंग स्टेबलेस बॉन्ड। तुम्हारे एमसीक्यू का और एक्सर्शन रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन, मोर इज द डिप, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्म। क्लियर, मोर इज द डिप, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि देखो ए ने यहाँ बॉन्ड बनाया, एनर्जी इतनी है, बी ने बॉन्ड कहाँ तक बनाया तुम्हारे पास, बी ने यहाँ से ग्राफ को लेकर गया, बी ने यहाँ तक एनर्जी दिखाई, सी ने एनर्जी कहाँ तक दिखाई, यहाँ पर। यानी बी के केस में मेरे पास ग्राफ सबसे ज्यादा डिप दे रहा है, तो मोर इज द डिप इन द ग्राफ, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अवर बॉन्ड फॉर्म। तो ये इनके कंसेप्ट है ऐसे। क्लियर, तो पेपर में ऐसा ये ग्राफ आ रखा है, तुम्हारे एमसीक्यू में आ रखा है ऐसा। क्लियर, तो इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करता, मानते हो, बी मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, बी के बाद कौन आ गया, सी, और ए की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम आ गया डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसलिए जो तुम्हें कहता हूँ खन्ना केस स्टडी कराता है नहीं कराता, ये सारे क्वेश्चन ऐसे केस स्टडी में आ जाते हैं। मैं आपको सारा कंसेप्ट पता क्या, केस स्टडी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पैराग्राफ, अगर तुम्हें लॉजिक्स क्लियर है डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर दो, बस ये पढ़ लो, वहाँ पे कहीं हाइपोथेटिकल वर्ड ना लिखो, हाइपोथेटिकल ना, वो नहीं बस चाहिए, बाकी जैसे मर्जी क्वेश्चन करते जाओ। अब बताओ, सबको पहला केस क्लियर हुआ, पक्का, कर दूं इसे ऊपर, हाँ जी, कर दूं ऊपर, ये बना लिया किसी ने, बना लेना ये आई एन डी के बेस पे, क्योंकि फिर इससे तुम्हारा सारा लॉजिक मिल जाएगा। सही, ये टॉपिक तो समझ आ रहा है, पक्का, हाँ जी तेजस्वी का क्लियर। एक तुम्हारा टेस्ट में मेरे पास पड़ा पुराना चेक किया हुआ, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का शायद दिया था ना, फिर आप छुट्टी चले गए थे, दे दिया था, चलो। अब करें लास्ट केस इसका, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। हाँ जी अर्नव, क्लियर हुआ सबको, अर्नव कर दो ऊपर। अब इसका सेकंड केस कौन सा आ गया मेरे पास, बी, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। हीलियम की मुझे कॉन्फ़िगरेशन याद थी, क्या थी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 10th क्लास में क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब इनका भी फिगर ड्रॉ करके देखें। इनका फिगर ड्रॉ करने के लिए मानते हो ये ऐसे दिखा दूं, मानते हो, दो प्लस के साइन क्यों दिखाए, क्योंकि दो प्रोटॉन्स थे। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है, ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस ऑफ ए, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन ए, और ये भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन ए आ गया। ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरा हीलियम का एटम आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इधर क्या लिख दूं, न्यूक्लियस ऑफ बी, इधर कर दूं इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इधर क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। क्लियर, अब देखो अगर ये दोनों दूर दूर थे, अगर दोनों दूर थे तो मानते हो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, मानते हो यहाँ तक। तो जब ये दूर दूर थे ऐसे ही होगा। अब सोचकर आंसर देना, जब ये दोनों अब एटम एक दूसरे के पास आने लगे, जब पास आने लगे नए अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे, नए अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर वर्ड बोला है, जैसे इन दोनों एटम को अप्रोच किया तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कम इनटू पिक्चर। तो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट। तो जब मैं यहाँ पर हमें नया कंसेप्ट रहता है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने आ गए, 4। ऐसे ही मुझे ना इनके साथ में क्या देखने हैं, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस,
और यहाँ पे एक वर्ड मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे इस फिगर को एक्सप्लेन करना था। इस बार मैंने वर्ड एक बोल दिया, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो नए अट्रैक्टिव फोर्सेज मानते हो, ये 4 आ रहे। अब इन्हीं पे अगर मैं रिपल्शन ड्रॉ कर दूंगा, मैं तो एक और नया कलर यूज करता हूँ, तुम लोग ना खाना क्या खिचड़ी बना दी। तो अब रिपल्शन को अलग दिखाए, इसलिए बुक्स में ना इसके 2 फिगर बने हैं, एक ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेज और दूसरा कौन सा करना है, रिपल्सिव फोर्सेज। पहले ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो अट्रैक्टिव फोर्सेज का, और कोई मुश्किल नहीं था। जिसको बस कंसेप्ट याद था, पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बस दिमाग में आ गया ये पुराने फोर्सेज है और नए पक्का है, ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। साहिल क्लियर हो रहा है ये टॉपिक? तो सबको क्लियर हुआ ये फिगर? अब जब तक बाकी ड्रॉ करे, किसी के दिमाग में रिपल्सिव फोर्सेज भी घूम रही है? रिपल्सिव फोर्सेज करते हैं अभी उनको भी। हाँ जी, आप बताओ। Na क्या आ गया, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ए इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ए आ गए हीलियम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, या है ही एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये न्यूक्लियस बी आ गया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कर लिया सबने? वो मुझे भी नहीं पता, तुम लोग काउंटिंग करना, मुझे नहीं आती काउंटिंग करनी। अभी करते हैं ड्रॉ, करें ड्रॉ इस सेकंड फिगर को। अब जब सेकंड फिगर को ड्रॉ करना था, तो चलो इसको यही रखते हैं ताकि आपको दोनों इकट्ठे नजर आते जाए। अब यहाँ पर मैंने रिपल्सिव फोर्सेस ड्रॉ करने थे, तो रिपल्सिव फोर्सेस के लिए मैंने यहाँ पर फिर यही न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या था, पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है। यहाँ पे अब क्या लिखा था किशा, न्यूक्लियस ऑफ ए, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ये आ गया मेरे पास। आ रहा हूँ यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ बी, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी आ गया। जब ये दोनों दूर थे, जब ये दोनों दूर थे, कोई तो मानोगे ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है ना, ये इनको रिपेल कर रहे हैं, मानते हो? अब मुझे यहाँ पर क्या था, अट्रैक्टिव के साथ कौन से दिखाने थे, साथ में रिपल्सिव फोर्सेस। अब दोनों एटम क्या एक दूसरे को लगे अप्रोच करने, तो जैसे ही अप्रोच करने लगे, तो मानते हो एक ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और न्यूक्लियस करेगा रिपेल, न्यूक्लियस दोनों करेंगे। एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो तुम लोग सारे आइडेंटिफाई कर लेते हो। एक ये नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करेंगे और यहाँ पर ये भी तो रिपेल करेंगे, करेंगे रिपेल। और ये फिगर ड्रॉ करना बड़ा आसान है, पता है क्या, मेरे दिमाग में, मैं पढ़ के भी नहीं आया था ये टॉपिक, मुझे दिमाग में बस क्या था, पहले 3 सीधी लाइनें और बाकी क्रॉस लगाना बस। पहले 3 सीधी लाइनें कर दी, ये और ये, बाकी क्रॉस कर दिया, सारे रिपल्सिव फोर्सेस आ गए। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा क्या था, मुझे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव काउंट करने हैं न्यू। न्यू इस बोर्ड का ये फायदा था। कितने नए अट्रैक्टिव फोर्सेस आए, 4। रिपल्सिव काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रिपल्सिव फोर्सेस है। अब जब ये दोनों एटम पास आएंगे, कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर गए, रिपल्शन। कौन से, वो तो ओल्ड आ गए ना, वो तो ओल्ड आ गए डॉटेड लाइन में। तो अब कौन से डोमिनेट कर रहे हैं, रिपल्शन। एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। स्टेबिलिटी की होगी कम, दैट्स व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल कैन नॉट बी फॉर्म, इसलिए मैं हीलियम का मॉलिक्यूल बना नहीं सकता। जो तुम लोगों ने 10th क्लास में किया था वही मैंने क्लियर किया, पर मैंने क्या किया, उसको नया कंसेप्ट ले आया पिक्चर में। कौन सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फैक्टर, कि एनर्जी फैक्टर के बेस पे पक्का है। अगर आपने ये 2 फिगर बना दिए, और ये मत लिख के आना पेपर में, नहीं तो टीचर ने ना फिर कहना कहाँ से। सिंपल सा कर दो, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर,
मैग्नीट्यूड और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, दैट्स व्हाई वी नेवर गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ही नहीं आई। क्लियर? अब बताओ ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ हीलियम का? हाँ जी, सबको क्लियर? अगर ये क्लियर है, बना लिया, फिगर बना लो पहले। चलो अगर ये क्लियर है ना, मुझे डायग्राम बताना फिर इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, एनर्जी लेवल डायग्राम जो था। ये क्लियर हो गया सबको? कोई एक जिसको डाउट है? अधर, तेजस्वी का, सबको क्लियर? तो फिर ऐसा करो, मुझे अब ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना था। अब ना जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, मैंने ना सिर्फ यहाँ पर इधर मैंने लिख दिया आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इधर मैंने आपको शो कर दिया पोटेंशियल एनर्जी, और इधर मेरे पास क्या था, पॉजिटिव, और इधर मेरे पास वैल्यू क्या थी, 0। अब तुम लोग बताओ, जैसे ही मैंने ये ग्राफ बनाया, आलसी था इसलिए नहीं बनाया, नीचे वाला क्यों नहीं बनाया इस बार? एक बार खरीदार आलसी हो आप कहते हो, मैं नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव जा ही नहीं रही। स्टार्टिंग में कौन डोमिनेट कर रहा था? स्टार्टिंग में रिपल्शन डोमिनेट कर रहा था, इससे मैंने नीचे का ग्राफ ही बनाया। और इसका ग्राफ मानते हो आ जाएगा ऐसा? तुम्हारे पेपरों में ऐसे ग्राफ के कमेंट्स करने आ रखे हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो दिया, हाइड्रोजन में क्या होता, जब दोनों एटम पास आए तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे। इससे पहले मेरा ग्राफ कहाँ गया था, नीचे गया था। यहाँ पर क्या था, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट किया था, उसके बाद रिपल्शन, फिर मैं ऊपर भाग गया था। पर इसमें क्या, नीचे तो आया ही नहीं मैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में कौन से फोर्सेस डोमिनेट करके, रिपल्शन। तभी जैसे ही एटम पास आए, देखो मेरी एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी और एक जाके लिमिट को क्रॉस कर गए। क्लियर? तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ आवर He2 मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई He2 मॉलिक्यूल कैन नेवर एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनके स्टार्टिंग में एनर्जी का, ये पहले लड़ाई झगड़े करने के लिए बैठे हैं। क्लियर? क्योंकि अगर इधर दोनों को काउंट किया ना, तो फिर मेरे पास उल्टा कंसेप्ट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड दे दिया अपना, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस और न्यू रिपल्सिव। क्योंकि अगर दूसरे काउंट, हाँ वो हीलियम में। क्यों पता क्या, मुझे बुक में पढ़ के कोई लॉजिक बनाना था, तो लॉजिक फिर मैंने इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड दे दिया न्यू। और सबको कहा क्यों किया, क्योंकि इस बार क्या तुम्हारे रिपल्शन है, ये भी आ गई, न्यूक्लियस में दो न्यू प्रोटॉन्स बैठे, दोनों पे चार पॉजिटिव है, तो ये फोर्स डोमिनेट कर रहा था। और ये कईयों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ नए अट्रैक्टिव काउंट करो। क्यों? अगर सारे काउंट किए ना, तब अट्रैक्टिव डोमिनेट करता है, और मुझे पता था ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर वर्डिंग दे दी। क्लियर? अब बताओ पूरा फिगर क्लियर हुआ? और कंपटीशन के लिए अगर करूँ, सारे ग्राफ कर दूंगा आपको इकट्ठे, ऐसे करके कर दूंगा, ऐसे 3-4 ग्राफ इकट्ठे। क्लियर? तो डाल दूंगा एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन करके, या अगर सीबीएसई में भी डाल दूं कि आपको ऐसे कर दिया, एक ग्राफ मैंने ऐसे करके बना दिया, और ये कर दिया ए, ये कर दिया बी, और ये कर दिया सी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाल दूंगा, किन के अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, किन के रिपल्सिव स्ट्रॉन्ग है, कौन मॉलिक्यूल देगा, कौन नहीं देगा, विच हैज गॉट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, विच हैज गॉट लीस्ट स्टेबिलिटी। तो मानते हो इस बार लीस्ट स्टेबिलिटी ए के पास आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो बना ही नहीं बॉन्ड। क्लियर? इससे बड़े क्वेश्चन है। मेरे साथ टॉपिक क्लियर कर लो कि मूव कैसे करना है। अब मेरा ख्याल जितना मैंने समझाया है, समझ आया ये कि नहीं फॉर्मेशन मॉलिक्यूल का? आज मैंने कौन सा कंसेप्ट करा दिया आपको, एनर्जी फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ऑर्बिटल ओवरलैप। क्लियर? ऑर्बिटल ओवरलैप। तो याद है तुम्हें ऑर्बिटल्स की शेप्स करा रखी है, तो एक बार घर रिवाइज कराना, नहीं तो मैं आपको ड्रॉ करा दूंगा नेक्स्ट क्लास पहले स्टार्ट करने के, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की शेप्स। क्लियर? और आज जस्ट एक लॉजिक दे दूं, ऑर्बिटल का ओवरलैप लेना है। पी के याद है कितने ऑर्बिटल्स थे? एस ऑर्बिटल क्या था, सिफेरिकल है ना, एक ये सिफेरिकल है और एक ये सिफेरिकल है, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। अगर दोनों ओवरलैप कर गए तो मेरे पास स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। पर याद है पी के तो 3 ऑर्बिटल्स नहीं है, पी के ऐसे ऑर्बिटल्स है ना, ऐसे है। तो पता क्या, नेक्स्ट क्लास में मैंने एक लॉजिक लेना है जो हमारी बुक्स में दे रखा है। मेरे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। याद है जब मैं पढ़ाता था कहता था तुम्हारी मर्जी है, एक्स वाई जेड जिसे मर्जी मानो। पर अब ना जब ये इन ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, तो हम लोगों ने बॉन्डिंग में एक कंसेप्ट ले रखा है। ये जो कोलिजन है, ये वाला जो कोलिजन है, इसे हम लोग मानते हैं हेड ऑन। इस कोलिजन को मानते हैं हेड ऑन, क्योंकि ऑर्बिटल सीधे टकरा रहे हैं आपस में। तो ये एक कोलिजन होगा, ये हर बार कौन सा ऑर्बिटल होगा, जेड। और ये वाला जो है, दीज आर आवर एक्स एंड वाई ऑर्बिटल।
अब देखो ये ऑर्बिटल तो बड़ा अच्छा ओवरलैप कर गया हेड ऑन। तो नेक्स्ट टाइम मैंने ऑर्बिटल के दो ओवरलैप कराने हैं। जब ये हेड ऑन करेंगे तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक कोलिजन क्या था, ये साइडवेज हो सकता है, ये साइडवेज। अगर साइडवेज है देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तब पाई। अब देखो जब तीनों को मैंने ओवरलैप किया, पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जैसे तुम में से अगर किसी को याद हो, जब मैंने आपको सिग्मा और पाई लिखा था, मैंने कहा था 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा कार्बन कार्बन, दूसरा बॉन्ड पढ़ा था कार्बन कार्बन, थर्ड बॉन्ड पढ़ा था ये। ऊपर सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है। तो जब एक बॉन्ड बन रहा है तो पहला कंक्लूजन हमेशा क्या था, हेड ऑन था। तो हमें पक्का है दिस बॉन्ड इज नोन एज आवर सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड सिग्मा है। पर इसमें क्या हुआ, एक तो ऐसे बना, दूसरा साइडवेज ओवरलैप आ गया, साइडवेज। तो हमें इसमें एक सिग्मा और एक कौन सा पाई बॉन्ड है। और जब मैं इस केस में गया, क्या हुआ, एक तो सिग्मा है, ये दूसरा साइडवेज और ये भी साइडवेज। अगर ये साइडवेज है तो यहाँ पर एक सिग्मा और कितने ऊपर और नीचे पाई आ गए। तुम्हारे कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, सीबीएसई में आएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिफरेंशिएट करो। कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन आता है, काउंट हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन आवर गिवन मॉलिक्यूल, कि मेरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और पाई के बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे लॉजिक लेना है, ये वाला। तो ये ना बड़ा कॉमन आएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे घूमेगा। तो जब भी ये पहला क्लूजन है, ये हमारा क्या हेड ऑन क्लूजन है। और ये मेरा क्लूजन क्या है, दिस वाज आवर साइडवेज ओवरलैप। कैसे, अगर किसी को थोड़ा सा और हिंट करना है, याद है पी ऑर्बिटल की शेप मेरे साथ ऐसे कर रखी है, डंबल शेप। तो देखो जब ये दोनों ऐसे टकराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों टकराकर ऐसा कोई ऑर्बिटल बना देंगे। जब ये ऐसे है, ऐसे ओवरलैप करेंगे, जब ये ऐसे ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला लोब ऊपर के साथ और नीचे वाला लोब नीचे के साथ। मानते हो ये साइडवेज ओवरलैप आ गया, आ गया साइडवेज ओवरलैप। एक आ गया मेरे पास सिग्मा ओवरलैप और एक मेरे पास क्या आ गया, साइडवेज ओवरलैप। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और एक एग्जांपल अगर याद हो 10th क्लास में, वो डबल बॉन्ड हो की है। इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे क्लियर करेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ऐसे अगर तुम्हें नाइट्रोजन का ध्यान हो, छोटी क्लास से नाइट्रोजन का यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब ट्राई करना, अगर ये तीन बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड किसका था, सिग्मा का, और दो बॉन्ड किसके आ जाएंगे यहाँ पर, पाई के। नेक्स्ट टाइम ऐसे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के कंसेप्ट आएंगे। क्लियर, या तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे हेड ऑन, या फिर ये ओवरलैप क्या करेंगे, साइडवेज। तो इनको ना बड़े एग्जांपल दिमाग में करा लेते हो, तभी करेंगे, आज नहीं। तो नेक्स्ट क्लास से ये आ जाएगा ऑर्बिटल ओवरलैप, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। पूरा लेक्चर इसी पे चला जाएगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के। और ये एग्जांपल्स करने में, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। क्लियर, एस्क में कोई ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि याद है एस डायरेक्शन लेस था। अगर डायरेक्शन लेस था तो हमें उसमें तो ओवरलैप बस यही होगा, उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पी जहाँ पे भी आ गया, जहाँ पे पी के ऑर्बिटल आ गए, पक्का है वहाँ पे साइडवेज ओवरलैप और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा। सिग्मा में या एस में कभी भी पाई बॉन्ड बनना ही नहीं, पाई हमेशा इनमें बनेगा, पी एक्स और पी वाई में, पी जेड में भी नहीं बनेगा। तो एमसीक्यू का आसान सा क्वेश्चन, विच ऑर्बिटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइडवेज ओवरलैप, सिर्फ दो, पी एक्स और पी वाई। क्लियर, और जो एस है और पी जेड है, दीज विल ऑलवेज फॉर्म आवर सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। इन कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल, कुछ समझ और इंटरेस्ट आ रहा है केमिस्ट्री में, मुझे तो यही रहता है। वो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर तो अभी खत्म है ना। आएगा आएगा एक थर्मोडायनेमिक्स और एक इक्विलिब्रियम, दो चैप्टर और आएंगे न्यूमेरिकल्स के। और पता क्या, सारे समझाने के ही हैं। पर एक बार तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाए 11th में, पढ़ना कैसे है केमिस्ट्री को। ठीक, आज घर जाके और कुछ करना या ना करना, वो जो टेबल बनाया था वो केसेस घर पे जरूर ट्राई कर लेना, बीपी एलपी और टीपी। जो बीपी एलपी टीपी किया था ना, एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लेना कैसे था। ठीक, चलो भागो फिर अब। और